हेलो बेटा। द कॉमर्स हब एवं उसके टीम के तरफ से मैं शिवम तिवारी इनकम टैक्स में बात कर रहा था आपसे। अपना टॉपिक था रेजिडेंशियल स्टेटस। हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात किया, उसमें सारी चीजें पढ़ ली, है ना। उसमें हमने पढ़ा सेक्शन 5, सेक्शन 6, 7, 8, 9, ठीक है। 8 तो रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया 8 से 10 पॉइंट ये जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर हम लोगों ने जाना टाइप्स ऑफ रेजिडेंट, दो तरह के होते हैं रेजिडेंट, है ना। नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट के दो पार्ट हैं, ये सारी बातें। फिर हमने पढ़ा इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, फर्म का, एओपी, इन सभी का स्टेटस पढ़ा, उसकी टर्म कंडीशन क्या है, ठीक है, ये सभी बातें जानी। फिर हमने ये सारे क्रक्स के पॉइंट पढ़े, ठीक है। हम लोगों ने जाना कि स्टेटस किस पर किसका डिपेंड करता है, जैसे इंडिविजुअल का नंबर ऑफ डेज पर, कंपनी का पोएम पर, बाकी सबका कंट्रोल मैनेजमेंट पर, ठीक है। इंडियन ओरिजिन का कौन होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, सॉरी। इसमें देखेंगे हम लोग ये जो चार्ट है हमारा, रेजिडेंशियल स्टेटस किसका बता रहा है, इंडिविजुअल का। फिर ये उसकी कंडीशन को बता रहा है। फिर ये एचयूएफ का था, उसके बाद ये कंपनी का, ये पर्सन का, ये सारी बातें हम लोग कर लिए। आज जो बातें मैं करने चल रहा हूं उसको हमने रखा है एक्सेप्शन में। आज जो भी बातें हम लोग जानेंगे वो किसकी है, एक्सेप्शन की, इन सभी रूलों की। तो आज हम लोग अपने रूल के एक्सेप्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आओगे, यहां पर ध्यान रखना है हम लोग को, चीजों के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। आते लोग देखेंगे, देखो एक्सेप्शन टू दी एबव रूल पहला क्या है देखेंगे आप लोग। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, पहली बात ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन है वो क्या है, इंडियन सिटीजन है। फिर दूसरी बात क्या है, हु लिव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, जो क्या कर रहा है, इंडिया को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, उसका पर्पज क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कोई इंडियन सिटीजन इंडिया को छोड़ रहा है, उसका मेन पर्पज क्या है, एम्प्लॉयमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एन इंडियन सिटीजन हु लिव्ड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, या ऐसा कोई पर्सन है जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडिया छोड़ रहा है ना। कब छोड़ रहा है, प्रीवियस ईयर में छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि वो क्या है, मेंबर है क्रू का, किसी इंडियन शिप के क्रू का मेंबर है। इस बात को आप ध्यान दो। तो ये दो बातें ध्यान रखेंगे। इसमें टेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें टेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेजिडेंट इन इंडिया ओनली इफ resides in India for 182 days or more in relevant previous year। तो ऐसे लोग के लिए हमको चेक करना है बेसिक पॉइंट नंबर 1। हमने आपको पढ़ा रखा B1 क्या कहता है, आपका B1 कहता है आपका बेसिक कंडीशन जो है एक के बारे में। ये क्या कहता है, ये कहता है अगर आप प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहते हो, आप क्या मान लिए जाओगे, रेजिडेंट मान लिए जाओगे। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो एक्सेप्शन में क्या बोला गया, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ रहा है, पहला पर्पज क्या है, एम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या है, वो मेंबर है किसी शिप का, शिप के क्रू का मेंबर, ठीक है। तो उसको रेजिडेंट माना जाएगा। कब माना जाएगा, केवल उसको कंडीशन क्या फुलफिल करनी है, B1। B1 कंडीशन क्या है आपकी, कंडीशन B1 की ये है कि उसको रहना है कम से कम इंडिया में कितना, प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज। इस बात को आप ध्यान रखोगे, ध्यान देना। यहां पर B2 अप्लीकेबल नहीं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखेंगे इसी बात को यहां पर बताया गया है, ठीक है। देखोगे कंडीशन नंबर 2, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन, इन केस ऑफ इंडिया, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का। इंडियन सिटीजन कौन होता है, आपको पता है, जिसके मम्मी डैडी दादा दादी या नाना नानी कहां के हैं, इंडिया के, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको कंडीशन बता रखी है, आप पिछली क्लास लेंगे अपने आप पता चलेगा। इंडियन ओरिजिन का कौन है, जिसके दादा दादी नाना नानी या पेरेंट्स कहां के हैं, अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट रहे। ये सारी बात मैंने आपको बताया। इसमें दो केस है। केस नंबर 1 पढ़ेंगे आप, पर्सन हुज टोटल इनकम, ऐसा कोई पर्सन है जिसकी टोटल इनकम अदर देन द इनकम ऑफ फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर
एक्सीड करती है कितनी, 15 लाख रुपए, है ना। ऐसा कोई पर्सन जो इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का है, उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन नंबर एक क्या है, जिसकी टोटल इनकम कितनी है, अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर 15 लाख रुपए उससे ज्यादा है, कब, प्रीवियस ईयर। देखोगे ही इज इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो देखोगे उसको 120 दिन रहना होगा या उससे ज्यादा रहना होगा, बट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसको 182 डेज की जो कंडीशन है वो फुलफिल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। देखोगे यहां पर हम लोग बात करें B2 की, यहां पर B2 अप्लीकेबल नहीं था, यहां पर B1 अप्लीकेबल नहीं है। वो कह रहा है आपको 182 डेज रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको 182 डेज की जगह कितना रहना है, आपको रहना 120 डेज और मोर, है ना। ध्यान रखोगे आप। एक्सेप्शन नंबर 2 में बोला अगर इंडियन ओरिजिन के हैं आप या इंडियन सिटीजन हैं, आपको B1 फुलफिल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप B2 में आओ। बट B2 में जो प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज था, उसकी जगह आपको 120 डेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। यहां पर 60 डेज की रिक्वायरमेंट नहीं, इसीलिए ये बात लिखी गई। आपको 60 डेज की जगह 120 डेज फुलफिल करने या उससे ज्यादा। और देखो ये कंडीशन उसी तरह है, आपको 365 डेज या उससे ज्यादा रहना फॉर प्रीवियस ईयर में जो इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर होगा, ठीक है। तो यहां पर B2 का चेंजिंग रूप है। B2 में दो कंडीशन थी, पहला 60 दिन था प्रीवियस ईयर में, तो 60 की जगह कितना हो गया 120, और 411 प्रीवियस ईयर में 365 था। ये बात आप ध्यान रखिए। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो आप हमको बताओ। अब केस नंबर 2 कह रहा है अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का है, उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर 15 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो, तो उसके ऊपर यह कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रखिए, है ना। ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज नॉट अप्लीकेबल। इस बात को ध्यान रखोगे, यहां B1 अप्लीकेबल नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां पर केवल और केवल क्या अप्लीकेबल है, B2। सभी द कॉमर्स ऑफ फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जितने बच्चे हैं, इन बातों को आप गांठ बांध के रख लो, है ना। कंडीशन में हमने पहला आपको बताया, एक्सेप्शन नंबर 1 में अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ रहा है इंप्लॉयमेंट पर्पज से या किसी शिप का क्रू मेंबर है इस पर्पज से, उसको क्या करना है, केवल B1 फुलफिल करना है। B1 क्या है आपका, प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना, ठीक है। फिर दूसरा हमने आपको बताया इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का है, उसकी इनकम उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर 15 लाख या उससे ज्यादा है, कब, प्रीवियस ईयर में। तो ध्यान रखोगे आप B2 को, B2 में जहां 60 दिन का रिक्वायरमेंट था उसको खत्म करके 120 डेज रहेगा, ठीक है। और B2 की जो दूसरी कंडीशन थी 4 ईयर में 365 डेज, ये आप क्लियर करोगे, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम लोग 3 पर, 3 पढ़ेंगे हम लोग। एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट। एक इंडिविजुअल को आप मान सकते हो रेजिडेंट है ना, आप मान सकते हो आर, बट कंडीशन क्या है, 4 सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला क्या हो, वो इंडियन सिटीजन हो, ही इज अ सिटीजन ऑफ इन इंडिया, ठीक है। हिज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स एक्सीड ₹15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और मोर, है ना। उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर 15 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो। तो पहली बात इंडियन सिटीजन हो, दूसरी बात उसकी इनकम 15 लाख हो, फॉरेन सोर्स की इनकम छोड़ दो या उससे ज्यादा हो, ठीक है। और वो B1 B2 सेटिस्फाई ना कराओ। B1 का मतलब बेसिक कंडीशन नंबर 1 और बेसिक कंडीशन नंबर 2 को सेटिस्फाई नहीं कराओ, क्योंकि अगर वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये क्वेश्चन राइट नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो वहीं पर फिर R बन जाएगा या NR बन जाएगा, यहां का कोई नौबत नहीं आएगा, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, इसको B1 B2 सेटिस्फाई नहीं करना है। फिर ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, ठीक है ना, उसको किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के प्रोविजन से मुक्ति मिली है, उसने टैक्स पे नहीं किया है। ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी। उसका रीजन क्या है, वो टैक्स नहीं पे कर रहा है, उसका रीजन है डोमिसाइल या
रेजिडेंस या इसी तरह का और कोई भी क्राइटेरिया सिमिलर नेचर का जिसको सेक्शन 6(1)(a) में डिफाइन किया गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप, ऐसा कोई पर्सन जो इंडिविजुअल है उसको आप डीम्ड रेजिडेंट मान लोगे। कंडीशन फुलफिल करनी है आपको चार। पहला, वो पर्सन क्या हो, इंडियन सिटीजन हो। दूसरा, उसकी इनकम 15 लाख हो, 15 लाख में फॉरेन सोर्स की इनकम ना हो। फिर 15 लाख से ज्यादा की भी इनकम हो सकती है। फिर वो B1 B2 सेटिस्फाई ना किया हो। फिर वो किसी भी कंट्री में टैक्स ना पे किया हो। उसका मेन रीजन क्या हो उसका डोमिसाइल या रेजिडेंस या इस तरह का क्राइटेरिया जो सेक्शन 6(1)(a) में बताया गया। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप, इफ दीज कंडीशन आर सेटिस्फाई, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, ऐसे पर्सन को आप क्या मान लोगे, डीम्ड रेजिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज स्टे इन इंडिया। ऐसे पर्सन के नंबर ऑफ डेज के रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखोगे ऐसा कोई पर्सन जिसको ना तो B1 फुलफिल करना ना B2, आप उसको रेजिडेंट मान लोगे। उसकी कंडीशन कितनी है, चार। पहला, इंडिया में रहे। दूसरा, उसकी इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को 15 लाख हो या उससे ज्यादा हो। फिर तीसरा क्या है, वो B1 B2 को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। और चौथा क्या है, वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल ना हो। उसका मेन रीजन क्या है, डोमिसाइल या इसी तरह का कोई सिमिलर नेचर का क्राइटेरिया जो सेक्शन 6(1) में डिसाइड किया गया है। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होगी उसको आप क्या मान लोगे, आर। आर में क्या मान लेंगे, OR मान लेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर एक्सेप्शन नंबर 4 में आ जाता हूं मैं। एक्सेप्शन नंबर 4 आप चेक करो। यहां पर भी जब आप बात कर रहे हो तो ध्यान रखना सब लोग, देखोगे इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड, देखोगे एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब देखो, अभी हमने चारों कंडीशन सेटिस्फाई की और क्या मान लिया, OR। आर में क्या मान लिया, OR। बट देखो यहां पर भी चार कंडीशन है, आप इसको सेटिस्फाई करो, आप क्या माने जाओगे, आर में माने जाओगे NOR। आप OR कभी नहीं माने जाओगे। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि एक पॉइंट यहां पर मिसिंग है, B1 B2। ठीक है, तो देखेंगे बाकी सारे पॉइंट सिमिलर नेचर के हैं। पहला क्या है, पहला तो सेम क्या है, वो इंडियन सिटीजन। दूसरा पॉइंट भी सेम है, टोटल इनकम क्या है, अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर 15 लाख या उससे ज्यादा है प्रीवियस ईयर में। फिर ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन क्या है, डोमिसाइल या रेजिडेंट या एनी अदर क्राइटेरिया जो कहां डिफाइन किया गया, सेक्शन 6(1) में। ये तीनों कंडीशन सेम है, प्रीवियस पॉइंट की तरह है। आप इस बात को ध्यान रखो। द कॉमर्स ऑफ फैमिली का एक एक बच्चा, जितने भी एक्सेप्शन बताए जा रहे हैं आपके रेजिडेंशियल स्टेटस में, कायदे से पढ़ लेगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ आपको द कॉमर्स ऑफ फैमिली के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। ठीक है ना, आपका कोई भी डाउट है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ, है ना। आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हो 7985925954 पर, या आप कॉल कर सकते हो 8574018977 पर, है ना। तो ध्यान रखो, किसी भी तरह से हो आप हमसे ऐड हो और आपकी जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप फुलफिल करो और हमारा जो दायित्व है हम उसका निर्वाह करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये बात को ध्यान रखोगे आप। देखो, ही इज डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन 6(1)(a), है ना। उसको क्या माना गया हो, डीम्ड रेजिडेंट भी माना गया इंडिया में। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 6(1) के अकॉर्डिंग। तो आप क्या मान लोगे उसको, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ध्यान रखोगे ये तीन कंडीशन आपकी पुरानी है। पहला, सिटीजन हो। दूसरा, उसकी इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम उसको 15 लाख हो, है या उससे ज्यादा है। ठीक है, और कहीं उसकी इनकम नहीं है। ठीक, फिर वो टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो। उसका मेन रीजन क्या है, टेरिटरी या डोमिसाइल या इसी तरह का सिमिलर क्राइटेरिया जो 6(1) में डिफाइन किया गया। ठीक है, और उसको डीम्ड रेजिडेंट माना गया इंडिया में अंडर सेक्शन 6(1)(a) के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ गया एक्सेप्शन का। देखोगे यहां पर भी इंडिविजुअल है, डीम टू बी रेजिडेंट माना गया, बट कौन सा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना गया जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब यहां पर देखो दो चीजें उड़ गई। ये पॉइंट पहले पॉइंट की तरह है, बट ये पॉइंट अलग आ गया, इंडियन ओरिजिन की बात आ गई। इंडियन ओरिजिन का कौन होता है, जिसके दादा दादी नाना नानी या पेरेंट्स कहां के हैं, अनडिवाइडेड इंडिया के। ठीक है, फिर वो किस पर्पज के लिए आया, दूसरे पॉइंट में अंतर देखो।
वो घूमने के पर्पज से, विजिट करने के पर्पज से इंडिया में आया है, उसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से अधिक है, बट उसमें फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं इंक्लूड है। हिज इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज। यहां पर देखो आप फिर से B2 की बात कर रहा है, बट B2 में जो 60 डेज का रिक्वायरमेंट है उसकी जगह 120 डेज की बात कर लिया, 182 डेज को नकार दिया इसने, ठीक है। फिर 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज की बात कर रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एक्सेप्शन नंबर 5 क्या है, आप डीम्ड रेजिडेंट मानोगे, बट कौन सा, नॉन ऑर्डिनरी। कंडीशन आपकी 4 है, पहला क्या है, इंडियन सिटीजन हो, फिर इंडियन ओरिजिन का हो, फिर इंडिया में क्यों आ रहा हो, विजिट करने के पर्पज से, कब आ रहा हो, प्रीवियस ईयर में, उसकी टोटल इनकम 15 लाख या उससे ज्यादा हो, है ना, उसमें फॉरेन सोर्स की इनकम ना हो, ये इनकम कब हो, प्रीवियस ईयर में हो। फिर कंडीशन फुलफिल करनी क्या, 4 सालों में 365 दिन और 11 प्रीवियस ईयर में 120 डेज, ध्यान रखोगे। तो वो पर्सन क्या मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा रेजिडेंट। रेजिडेंट में क्या मान लिया जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया जाएगा। इस तरह का जो पर्सन होगा कभी भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट, नोट पर गौर फरमाओ। सच इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इवन दाउ ही satisfy both the condition specified under section 6। ऐसे पर्सन को आप रेजिडेंट मानोगे, लेकिन कैसा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऐसे पर्सन कभी भी आप OR नहीं मान सकते हो अगर वो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर भी दे जो 6(6) में बताई गई हैं, तो ध्यान रखोगे। तो आज के टॉपिक में ये 5 बातें हमारी मेन थी, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये हो गया जिसमें 2 मेन कंडीशन बताई गई हैं, ठीक है, वो सिटीजन हो, है ना, और इंडिया छोड़ रहा हो, मेन पर्पज क्या, एम्प्लॉयमेंट या क्रू मेंबर का सदस्य हो, ठीक है। ऐसे केस में उनको क्या करना है, B1 सेटिस्फाई करना है, B2 यहां पर अप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरे केस में देखोगे B2 अप्लीकेबल, B2 की पहली कंडीशन जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज है उसको खत्म करके 120 डेज की बात किया है, 182 डेज की रिक्वायरमेंट खत्म कर दिया, यहां पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये आपको मतलब नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां तक कोई डाउट हो आप हमको बताओ। जितने भी बच्चे हैं, आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपके लिए रिलेवेंट है, नहीं रिलेवेंट है, चाहे वो CA इंटर का बच्चा हो, चाहे CMA इंटर का बच्चा हो, चाहे CS का बच्चा हो, चाहे BCom का हो, सभी बच्चों के लिए मेरी क्लास रिलेवेंट है। आप लाइक करें, कमेंट करें, आपको लगता है किसी दूसरे को हमको हेल्प करना चाहिए, आप उसको शेयर भी करो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नए टॉपिक पर आ जाएंगे। अच्छा, एक बात और, इस क्लास को लाने में हमको बहुत देर लग गया, उसका मेन रीजन है BCom थर्ड ईयर का क्लास चल रहा है लगातार, उसमें पहला बैच फुल हो गया, दूसरे बैच में बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमको समय नहीं मिल पाता है, ठीक। तो ध्यान रखो, जब भी मुझको समय मिल रहा है मैं आपको लगातार क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे क्लास नहीं है, कि क्लास आएगी आपकी। और जिसको क्लास नहीं मिल पा रही है, हमारा ऐप डाउनलोड करो, द कॉमर्स ऑफ प्रयागराज, उसमें पूरी क्लास है, ठीक है। और ध्यान रखो, आपको सारे क्लास, सारे वीडियो लेक्चर, सारे रिकॉर्डेड नोट्स सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अच्छा, एक बात और, हमारा जो ऑनलाइन का पैकेज है 6,000 रुपए का है, ऑफलाइन का पैकेज हमारा 12,000 रुपए का है। आप वन टाइम पेमेंट करते हो 10,000 रुपीज आपके लिए, ठीक है। उसके साथ आपका स्टडी मटेरियल, टी-शर्ट, ये सारी सुविधाएं मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। तो आइए हम लोग विशेष फोकस करते हैं अब इस टॉपिक पर। देखोगे सब लोग, टोटल इनकम की बात यहां करें। अब टोटल इनकम देखोगे, वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। अगर इंडियन इनकम है, चेक करो इंडियन इनकम कैसे होगी। देखोगे, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, ऐसी इनकम या तो इंडिया में रिसीव हो या इंडिया में माना गया डीम टू रिसीव, क्यों इंडिया में रिसीव हुई है, ऐसी इनकम मानी जाएगी कि वो इंडियन इनकम है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखोगे, ऐसी इनकम जो कहां रिसीव है, इंडिया में, या इंडिया में रिसीव हुई मानी जा रही, आप उसको मानोगे वो क्या, इंडियन इनकम है, या ध्यान रखें आप। इनकम एक्रू और एराइज इन इंडिया, देखोगे इनकम अक्रूइंग और एराइजिंग और डीम टू एक्रू और एराइजिंग, या तो इंडिया में रिसीव होगी या होने वाली, या होगी या होने वाली है, इस तरह की अगर भी कोई इनकम है तो वो इंडियन इनकम मानी जाएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
तो देखोगे ऐसी इनकम जिसका नेक्सेस का मतलब क्या है, लगाव जुड़ाव कहां से है, इंडिया से है, वो इनकम आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं मान लो इंग्लैंड जाके पैसा कमा रहा हूं, ध्यान रखोगे, अगर मैं इंग्लैंड जाके पैसा कमा रहा हूं, मेरी इनकम कहां की इनकम मानी जाएगी, इंग्लैंड की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि मैं वो पैसा वहां पर जॉब करके वहां से अर्न कर रहा हूं, उसके बाद इंडिया को भेजा हूं। तो पहले वो इनकम कहां रिसीव की हुई है, कहां से निश्चित है उसका, इंग्लैंड से। वो इनकम कहां की होगी, इंग्लैंड की होगी, आउटसाइड इंडिया की इनकम मानी जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखेंगे फिर फॉरेन इनकम का क्या, इसके अलावा जो भी इनकम, वो सबकी इनकम, वो सारी इनकम कहां की है, आउटसाइड इंडिया की इनकम है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक अगर किसी को डाउट हो वो बताए। तो कहने वाला ऐसी इनकम जिसका नेक्सेस निकल के आ रहा है इंडिया से, वो इनकम इंडिया की है। बट ऐसी इनकम जो आउटसाइड इंडिया में रिसीव हुई है, वो आउटसाइड इंडिया की इनकम है। बट ऐसी इनकम जो एक्रू और एराइज इंडिया से, वो इंडियन इनकम है। बट ऐसी इनकम जो एक्रू एराइज आउटसाइड इंडिया से, वो आउटसाइड इंडिया की इनकम। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन एम्बेसी में इंडिया का कोई मेंबर रहता है, फॉरेन एम्बेसी में इंडिया कोई मेंबर है, एक्रू और एराइज कहां से, इंडिया से। कैसी इनकम होगी, इंडियन इनकम होगी। मैं फॉरेन एम्बेसी में तैनात हूं, हमको पेमेंट कौन करा, इंडियन गवर्नमेंट। हमको पेमेंट कौन करा, इंडियन गवर्नमेंट करेगी। तो ध्यान रखोगे आप, हम जो इनकम कमा रहे हैं वो इंडियन इनकम है, और कहां टैक्सेबल होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। इस बात को ध्यान रखो। बट कोई फॉरेन एम्बेसी का मेंबर इंडिया में तैनात है, फॉरेन से उसकी इनकम हो रही है, वो इनकम इंडिया की इनकम नहीं मानी जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं, ध्यान रखोगे बात। फॉरेन सोर्स की इनकम हमारी फॉरेन इनकम कहलाएगी, ठीक है। आओ लिखोगे सब लोग, टैक्स इंसिडेंस में देखो, ये पूरे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। टैक्स इंसिडेंस में लिखा है, इनकम रिसीव इन इंडिया वेदर एक्रूड और एराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। देखोगे इनकम रिसीव कहां है, इंडिया में, वेदर एक्रू और एराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया में इनकम रिसीव हो रही है तो हमको इससे मतलब नहीं है कि वो एक्रू और एराइज कहां हो रही है, आप उसको इसके बावजूद भी मानेंगे वो इंडियन इनकम है। अगर वो आउटसाइड इंडिया से भी रिसीव हो रही है, फिर भी आप उसको क्या मानोगे, इंडियन। क्यों भाई, इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि वो आपको रिसीव कहां हुई, अर्न कहीं बाहर है बट रिसीव इंडिया में, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, और तीनों केस में टैक्सेबल होगी, चाहे वो ओआर हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो। इन तीनों बातों को आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो अगर इंडिया में इनकम रिसीव हुई, अब ये मैटर नहीं करता एक्रू एराइज कहां से है, इंडिया से, आउटसाइड इंडिया से, तीनों केस में टैक्सेबल होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 देखोगे, इनकम डीम्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया वेदर एक्रू और एराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब देखो, इनकम डीम्ड इन इंडिया ऐसी इनकम है जो मानी गई कि इंडिया की इनकम है, ऐसी इनकम है जो मानी गई कि इंडिया की इनकम है, और आउटसाइड इंडिया की इनकम है। तो देखोगे वेदर एक्रू और एराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जब आपने उसको मान लिया है कि वो इंडियन इनकम ही है, तो ये क्वेश्चन एराइज नहीं होता है कि वो इनकम आपको कहां से रिसीव हुई है या कहां से एराइज हुई है। इस बात को ध्यान रखो। तो वो कोई भी इनकम है, जब आपने उसको मान ही लिया कोई इंडियन इनकम है, तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखोगे, चाहे वो आर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो, ध्यान रखोगे। फिर इनकम एक्रूविंग और एराइजिंग इंडिया वेदर रिसीव इन इंडिया और आउट इंडिया। अब देखोगे, यहां पर रिसीव किए थे, यहां पर माने हो, अब उसके बाद मैटर नहीं कर। अब यहां पर क्या रहा है, यहां पर क्या रहा है, इनकम अक्रूविंग और एराइजिंग इन इंडिया। जो इनकम है एक्रू और एराइज कहां से हो रही है, इंडिया से ही हो रही है। एक्रू और एराइज कहां से हो रही है, इंडिया से ही हो रही है। वेदर रिसीव इंडिया, ध्यान रखोगे, वेदर रिसीव इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जब आपने मान लिया कि एक्रू और एराइज कहां से, इंडिया से है, तो ये मैटर नहीं करता रिसीव कहां से है, वो तीनों केस में टैक्सेबल होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर इनकम डीम टू एक्रू और एराइज इन इंडिया, ऐसी इनकम है जिसको आपने माना है एक्रू और एराइज कहां से हो रही है, इंडिया से हो रही है। वेदर रिसीव इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो ध्यान रखोगे वो भी तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखोगे। चलो भाई सब लोग देखो इधर, पहला इनकम रिसीव हो रही है इंडिया में, अब वो एक्रू एराइज कहां से भी हो, चाहे इंडिया से चाहे आउटसाइड इंडिया, इंडियन इनकम।
फिर इनकम को मान लिया अपनी इंडियन इनकम है, ये आउटसाइड इंडिया से रिसीव हो रही है, एक्रू हो रही है, राइज हो रही है, इससे मतलब नहीं है। ध्यान रखोगे वो इनकम कहां की है, इंडिया की, और तीनों केस में टैक्सेबल होगी। फिर आपने मान लिया इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया है, वेदर रिसीव इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ध्यान रखोगे रिसीव से मतलब नहीं है, आपने बस मान लिया, उतना ही काफी है तीनों केस में टैक्सेबल होने के लिए। फिर इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया, है ना, आपने मान लिया कि एक्रू और राइज कहां से, इंडिया से। फिर ये मैटर नहीं करता कहां वो रिसीव हो रही, इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, इंडियन इनकम है वो। फिर पांचवा देखोगे, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अब इनकम रिसीव है, एक्रूड है और अराइज है आउटसाइड इंडिया से, इंडिया में रिसीव नहीं है, ना ही इनकम इंडिया से अराइज हो रही है ना, ठीक है, ना रिसीव है ना एक्रू अराइज है। एक्रू अराइज कहां से, आउटसाइड इंडिया से, किसी बिजनेस की इनकम है, बट बिजनेस सेटअप कहां से है, उसका कंट्रोल मैनेजमेंट कहां से, इंडिया से है, इसलिए नेक्सस इंडिया से माना गया। और आर, आर में ओ आर और एन ओ आर के केस में टैक्सेबल है, बट एन आर के केस में टैक्सेबल नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान दें। एक पॉइंट यहां ध्यान देना, यहां पर जो बिजनेस है कंट्रोल कहां से है, प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, बट रिसीव और एराइज कहां से, आउटसाइड इंडिया से, तो दोनों केस में टैक्सेबल होगी, एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। देखेंगे इनकम रिसीव एंड एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और अ प्रोफेशनल सेटअप आउटसाइड इंडिया। अब देखो रिसीव और एक्रूड कहां से है, आउटसाइड इंडिया से, बट बिजनेस कंट्रोल कहां से, आउटसाइड इंडिया से, और प्रोफेशनल सेटअप कहां से, आउटसाइड इंडिया से। तो देखोगे जब इनकम ही आउटसाइड इंडिया की है, ऐसी इनकम जो आपको आउटसाइड इंडिया से मिल रही है, एक्रू अराइज कहां से, आउटसाइड इंडिया से, बिजनेस कंट्रोल मैनेजमेंट कहां से, आउटसाइड इंडिया से, तो ऐसी इनकम केवल ओआर के केस में टैक्सेबल है, बाकी एएनओआर और एएनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखोगे। ये बात कह रहा है पॉइंट नंबर 6। फिर इनकम रिसीव एंड एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, और भी कोई सोर्स है, एक्रू अराइज कहां से, आउटसाइड इंडिया से, इंडियन इनकम नहीं है, ओआर के केस में टैक्सेबल है, बाकी दोनों केस में टैक्सेबल नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो है आपका, इनकम एक्रू और अराइज एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया इन अर्लियर ईयर बट लेटर ऑन लिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखोगे एक्रू और अराइज कहां से माना जा रहा है, आउटसाइड इंडिया से, है ना, इन अर्लियर ईयर, पहले के समय में, बट बाद में इंडिया भेज दिया गया, तो वो पास्ट ईयर की इनकम है, और पास्ट ईयर की जो इनकम होगी तीनों केस में टैक्सेबल नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमारी पास्ट की जो इनकम है वो किसी भी केस में, किसी भी में टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे वो आर में ओ आर हो, चाहे एन ओ आर हो, चाहे एन आर, ठीक है। तो ये 7-8 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने लिख लिया हो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। अच्छा ध्यान रखोगे इसी 8 पॉइंट पर हमारा कंप्यूटेशन होना है टोटल इनकम का, तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट रिलेवेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ चीजें ध्यान से यहां देखें, इंडियन इनकम है तीनों में टैक्सेबल, चाहे वो ओ आर हो, चाहे एन ओ आर हो, चाहे एन आर हो, इंडियन इनकम तीनों टैक्सेबल। फॉरेन इनकम है, अगर कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से है तो दोनों में टैक्सेबल है, यहां टैक्सेबल नहीं है। अदर फॉरेन इनकम है, यहां टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों केस में टैक्सेबल नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर जब हम लोग बात करेंगे टैक्सेबिलिटी का अदर एसएससी के लिए, इंडियन इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम यहां टैक्सेबल होगी, बाकी इस केस में टैक्सेबल नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कर लेंगे यहां तक। अब ये तीनों नोट पढ़ेंगे हम लोग। इनकम रिसीव मीन्स, इनकम अगर अर्न हो रही है, रिसीव का मतलब क्या है, रिसीव फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर इनकम मिले तो आप उसको चेक करो कि पहले वो कहां मिली, इंडिया में मिली इंडियन इनकम, आउटसाइड इंडिया में मिली फॉरेन इनकम मानी जाएगी। फिर आफ्टर रिसीविंग इनकम आउटसाइड इंडिया सब्सिक्वेंटली इट इज लिमिटेड इनटू द इंडिया, इट कैन बी ट्रीटेड एज रिसीप्ट ऑफ इनकम। इनकम तो मानी जाएगी, आप उसको चाहे इंडिया में लो चाहे बाहर लो, बट इंडिया में भेजोगे अगर उसके बाद तो क्या करोगे, पहले चेक करो
वो इंडिया में अगर रिसीव है तो इंडियन इनकम है, अदरवाइज क्या है वो आउटसाइड इंडियन इनकम। फिर आप क्या चेक करोगे, उसका नेक्सेस है ना, उसके बेस पर इनकम किसी भी तरह हो सकती है, कैश में या काइंड में। एनी इनकम ऑलरेडी टैक्स और एक्रूअल बेसिस है ना, कंसिक्वेंटली रिमिटेड टू इंडिया, इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स एट द टाइम ऑफ रिमिटेड। अगर ऐसी कोई इनकम है जिस पर एक बार ऑलरेडी टैक्स लगा दिया गया है, फिर उसको इंडिया में भेजा जा रहा है, उस पर किसी भी तरह टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। इनकम अक्रूड इन इंडिया मींस इनकम जनरेटेड इंडिया और सोर्स ऑफ इंडिया सिचुएटेड इंडिया। देखोगे अक्रूवल इनकम, अक्रूवल इन इंडिया का मतलब क्या है, ऐसी इनकम कहां रिसीव हो रही, इंडिया में। ये कहां जनरेट हो रही, इंडिया में, है ना। अब ध्यान रखोगे वो इंडियन सोर्स की इनकम मानी जाएगी। तो आज की हम लोग की बात यही है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन पर वर्क करेंगे। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है बेटा यहीं तक की है। मैं शिवम तिवारी द कॉमर्स हब से आपके लिए लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं आपसे। उसका मेन रीजन क्या है, आपकी क्लास को आप तक प्रोवाइड करना। ठीक है। तो आपको हमारा यूट्यूब पर जो प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है, आप क्या करें, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक और शेयर करें। ठीक है। द कॉमर्स हब एक बार फिर से अपने बच्चों के साथ नया इंटरटेनमेंट के साथ अपनी क्लासों को जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, और अगर आपका साथ हमारे साथ रहेगा तो हम लोग लगातार क्या होगा, इसमें प्रयत्न होंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको टाटा बाय बाय। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ठीक है, जो किससे रिलेटेड होगी, न्यूमेरिकल से। ठीक है, तब तक टाटा बाय बाय।